जय हिंद साथियों, मैं तरुण कुमार आप सभी का इनगर परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने चैनल पर जो नवीन सर की नायक सीरीज है उसका फटाफट रिवीजन करने की वीडियो ला रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। फटाफट रिवीजन इस सेट में देखने वाले हम सेट नंबर 6 और 7 का फटाफट रिवीजन करेंगे। यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल के अबाउट में जाकर वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जल्द ही हमारे चैनल पर जीएस के हर एक टॉपिक की टॉपिक वाइज मैराथन आने वाली है। उसमें आपका जीएस का जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उससे मैराथन से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वो बहुत ही महत्वपूर्ण मैराथन रहने वाली है, मील का पत्थर साबित रहेगी। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। यदि आप लोग ऐसी फटाफट रिवीजन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, भरतनाट्यम भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो ये किसके लिए किया जाता है? तमिलनाडु संगीत के लिए किया जाता है। किसके? तमिलनाडु संगीत के लिए किया जाता है। और यह कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का ही लोक नृत्य है। वहीं अगर पूछ लिया जाए जो कर्नाटक है, कर्नाटक संगीत कथक, एक इसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो वह हिंदुस्तानी। एक किसमें किया जाता है? हिंदुस्तानी में किया जाता है। वहीं कथकली के बारे में पूछा जाए तो सोपना होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कर्नाटक संगीत है इनका जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पुरंदर दास को। किसको? पुरंदर दास को। ही मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है इसका जो है शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी कर्नाटक म्यूजिक के अंतर्गत आता है। वहीं आप लोगों को बताना है कुचिपुड़ी है एक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में हमने सारे के सारे शास्त्रीय नृत्यों को बड़ी डिटेल से पढ़ा था। उनके वह किस राज्य से संबंधित हैं और उनसे संबंधित व्यक्ति कौन कौन है, ये सारी चीजें हमने पहली क्लास में की थी। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं की है तो सबसे पहले आप वो क्लास जाके कर कीजिए। उसके बाद बात कीजिए त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति कौन कौन है? मेल अगर बात की जाए त्रिमूर्ति मेल में तो है त्यागराज, मुत्थुस्वामी और श्यामा शास्त्री। वहीं फीमेल की बात की जाए एम एस सुब्बुलक्ष्मी, डी के पट्टलम और एम एल बसंत कुमारी। अगर बात की जाए एम एस सुब्बुलक्ष्मी की तो इन्हें सबसे पहली संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1998 ईस्वी में। कब? 1998 ईस्वी में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, मेहरी नृत्य, जो मेहरी नृत्य है और गोपी दुआ, मेहरी नृत्य और गोपी दुआ का संबंध किस राज्य से है? संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा राज्य के कुछ और नृत्य हैं जैसे बागा, घंटा मृदगम, घुमरा, पैका, रड़िया, क्या रड़पा, ये कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं जो उड़ीसा से संबंधित है। वहीं हरियाणा की बात की जाए धमाल, मजीरा, ये हरियाणा के हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नृत्य चरकुला और कजरी। आपको बताना है चरकुला चरकुला उत्तर प्रदेश में कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? चरकुला उत्तर प्रदेश में किस जगह का, किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य है? कई बार, कम से कम 20 बार इस चरकुला एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद की जाए मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम से संबंधित व्यक्ति कौन से हैं? भारती शिवाजी और कनक रेले। कौन? भारती शिवाजी और कनक रेले। और कौन कौन है? शांताराव और गीता नायक, या गीता गायक। अगर बात की जाए भारती शिवाजी, ये भारतीय शिवाजी है, इन्हें पद्म श्री कब मिला? तो इन्हें पद्म श्री मिला था 2004 में। कब? 2004 में। वहीं अगर पूछा जाए कनक रेले को कब मिला था? तो वो मिला था 1990 में। कब? 1990 में। अगर पूछा जाए मोहिनी अट्टम की जननी या मोहिनी अट्टम की माता किसे कहा जाता है?
इसको कहा जाता है कलामंडलम कल्याणी अम्मा को। किसको? कलामंडलम कल्याणी अम्मा को मोहिनीअट्टम की जननी या माता कहा जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके हिसाब से दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? तो वो कार्तिक महीने में मनाई जाती है। किसमें? कार्तिक माह में की अमावस्या को मनाई जाती है। किसकी अमावस्या को मनाई जाती है? और होली कब मनाई जाती है? यह आपको होली कब मनाई जाती है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वहीं कुछ महत्वपूर्ण त्योहार है, जो जैसे महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो फागुन में मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो ये जो भादो, जिसको हम भाद पक्ष कहते हैं, भादों में मनाई जाती है। वहीं ओलंपिक पदक, आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी कौन था? तो वो कौन था? वो था लिएंडर पेस। कौन? लिएंडर पेस। इन्होंने कब जीता था? तो इन्होंने जीता था 1996 ईस्वी में। कौन सा ओलंपिक था? तो अटलांटा ओलंपिक था। इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता था। कौन सा? कांस्य पदक जीता था। अगर पूछा जाए जो प्रथम है, प्रथम कौन है? तो 1952 में केडी जादव। कौन? केडी जादव। 1952 में इन्होंने किसमें जीता था? कुश्ती में जीता था। वही रजत पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो 2004 में एथेंस में हुआ था। इसको जीता था राजवर्धन राठौड़ ने। किसने? राजवर्धन राठौड़ ने। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडियन सुपर लीग आईसीएल एक चैंपियनशिप है, यह किससे संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। और इसका जो प्रथम आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 2014 में। कहाँ पर? इसमें जो विजेता टीम थी वो थी कोलकाता। कौन? कोलकाता। कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, यदि आपको पूरे साल की जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण दिवस को एक साथ देखना है तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें जितने भी एक साल में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं वो सारे के सारे कवर किए गए हैं। इसी के साथ बात कीजिए 5 जून की। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 12 मई को मनाया जाता है विश्व नर्स दिवस। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। इस बार उत्तर प्रदेश का जो पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ये किन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में। क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। कब? 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल। जहां पर जो जनसंख्या में वृद्धि हुई थी वो नामात्र के लिए हुई थी। तो वो हुई थी 1921 से लेकर 1951 के बीच। क्या? 1921 से लेकर 1951 के बीच। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है द ग्रेट डिवाइडेड, महान विभाजक वर्ष। क्या? महान विभाजक वर्ष। अगर पूछ लिया जाए कि ऋणात्मक वृद्धि दर कब आई थी भारत में? तो आई थी 1911 से लेकर 1921 के बीच में। कितनी ऋणात्मक हुई थी? तो -0.3%। कितनी? -0.3% ऋणात्मक दर थी। अगर पूछा जाए कि अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर किस अवधि काल में हुई थी? तो वो हुई थी 1961 से लेकर 1971 के बीच में। कितनी कितनी वृद्धि हुई थी? तो वो हुई थी 24.80%। कितनी? 24.80%। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि आर्टिकल 21A, जो आर्टिकल 21A है यह किससे संबंधित है? तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। यह शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यह किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था 86वें आर्टिकल, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था। क्या? मौलिक अधिकार बना दिया गया था।
अगर बात की जाए राइट टू एजुकेशन की, राइट टू एजुकेशन कब आया भारत में? तो वो आया 2009 में। कब? 2009 में राइट टू एजुकेशन आया। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे अनुच्छेद 17 क्या कहता है? वो कहता है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। वहीं अनुच्छेद 18 क्या कहता है? वो कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारियों एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 23 बालतम श्रम और मानव दुर्व्यवहार निषेध। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण है एक किस अनुच्छेद में कहा गया? तो यह अनुच्छेद 16 के सब सेक्शन 4 में कहा गया है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। अगर बात की जाए जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे माना जाता है? तो जो मौलिक अधिकार का संरक्षक माना जाता है वो आर्टिकल 32 को माना जाता है। आर्टिकल 32 को माना जाता है। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर संरक्षक की बात की जाए, इसको बचाने वाला कौन होता है? तो वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या? सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। यदि आपका कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि आप उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, आप उसमें किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं? तो है आर्टिकल नंबर 226। अगर बात की जाए संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। यह कब बना था? पहले ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको मौलिक अधिकार से हटाकर एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। किस आर्टिकल में रखा गया? इसको 301 के अंतर्गत रखा गया। जो संपत्ति के अधिकार थे वो किस किस आर्टिकल में थे? तो आर्टिकल 31 और 19 का एफ। 19 एफ में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था। अब इनको मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रमुख स्थल। जैसे गया की बात की जाए तो गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो इनको हुई थी 35 वर्ष की उम्र में। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। वही कुशीनगर की बात की जाए तो इनको निर्माण प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1883 बीसी में। कब? 1883 बीसी में। निर्माण को क्या कहते हैं? यह आपको कमेंट में बताना है। निर्माण को क्या कहते हैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर बात की जाए लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। जो जन्म का प्रतीक होता है वो होता है कमल। क्या? कमल। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। कब? 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। अगर बात कीजिए सारनाथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जो जहां पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। जो पहला उपदेश दिया था उसको हम कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। क्या? धर्मचक्र परिवर्तन। वहीं एक जगह है वैशाली। यहाँ पर इनकी बंदर से भेंट हुई थी। क्या? इनकी बंदर से भेंट हुई थी। वहीं गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। क्या? महाविनिष्क्रमण। वही मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्माण। क्या? महापरिनिर्माण मृत्यु की घटना को कहा जाता है। आपको बताना है कि भारत में कुल कितने दर्शन हैं? तो भारत में कुल 6 दर्शन है। कितने? 6 दर्शन हैं। कौन कौन से हैं? योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा और न्याय दर्शन। एक इनसे संबंधित व्यक्ति कौन कौन है? जैसे योग दर्शन की बात की जाए तो पतंजलि, सांख्य दर्शन की बात की जाए तो कपिल,
वैशेषिक दर्शन की बात की जाए तो कणाद, उत्तर मीमांसा की बात की जाए तो बाद नारायण, और पूर्व मीमांसा की बात की जाए तो जैमिनीय, न्याय दर्शन की बात की जाए तो गौतम। एक और आठवां दर्शन है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है और कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, जैसे लोकायन दर्शन किनसे संबंधित है, तो है चाबाक से, किससे, चारवाक से संबंधित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो अपना अगला प्रश्न है, ममिता ममिता किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। अगर बात की जाए ममिता की तो यह त्रिपुरा का लोक नृत्य है। त्रिपुरा का लोक नृत्य। त्रिपुरा में ममिता के अलावा कौन कौन से लोक नृत्य प्रचलित हैं, जैसे वेलकम हो गया, गजानन हो गया, हिक हक हो गया, हो गया, होजागिरी, तेबांग कुआनी, मौसाक, सुलमानी, मेलाडोम। ये कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं जो त्रिपुरा से संबंधित है। वहीं पंजाब की बात की जाए, पंजाब में गिद्दा, किकली, जागा। उत्तराखंड का एक है होलिया, क्या, होलिया। आपका अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रतिपादकों में से एक हैं। जो भरतनाट्यम शैली है इसके प्रतिपादक कौन है, तो वह टी बाला सरस्वती। कौन, टी बाला सरस्वती हैं। इसके इसके और कुछ कुछ महत्वपूर्ण सदस्य जो इससे संबंधित हैं, जैसे गीता चंदयन, मीनाक्षी श्रीनिवासन, मीनाक्षी चितरंजन, रुक्मणी देवी अरुणडेल। ये किससे संबंधित है, तो यह सब व्यक्ति भरतनाट्यम शैली से संबंधित हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो अपना अगला प्रश्न है, किसे किसे कर्नाटक संगीत की रानी किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है, वह एम एम एस सुब्बुलक्ष्मी। कौन, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। इन्हें 1998 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। इनसे एक प्रश्न और पूछा जाता है जो है रमन मैग्सेस अवार्ड। रमन मैग्सेस अवार्ड इन्हें कब मिला था, तो इन्हें मिला था 1974 ईस्वी में। कब, 1974 ईस्वी में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, जयंती कुमारेश किस सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक हैं। तो ये किसके वादक हैं, बीड़ा। ये बीड़ा के, बीड़ा से संबंधित व्यक्ति कौन और हैं, तो सिद्धार्थ बनर्जी, ज्योति हेगड़े, राजेश वैद्य। संतूर संतूर से संबंधित व्यक्ति कौन है, तरुण भट्टाचार्य, आर विश्वेश्वरन। तबला के संदीप दास, साबिर खान। ये किससे संबंधित है, तो यह सारे व्यक्ति तबला से संबंधित हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न रहने वाला है, मलयालम नव वर्ष को केरल में क्या कहा जाता है। जो मलयालम नव वर्ष है इसको केरल में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं विशु। कुछ महत्वपूर्ण नव वर्ष देख लेते हैं जो भारत के अन्य अन्य राज्यों में अन्य अन्य नामों से मनाई जाती है। जैसे पोंगल की बात की जाए तो ये तमिलनाडु का नव वर्ष है। उगाती की बात की जाए तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का नव वर्ष है। गुड़ी पड़वा की बात की जाए तो यह महाराष्ट्र का यह नव वर्ष। बैसाखी पंजाब का, भोगल बिहू असम का, पारा संक्रांति उड़ीसा का, गोवा का है, सत्तर पांडवों मणिपुर का है, चेरा ओबा जम्मू कश्मीर का है, नवरहे उत्तर प्रदेश का है, खिचड़ी उत्सव जो उत्तरायण के बाद मनाया जाता है, जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो मानक गेंद है की औसतम परिधि कितनी होती है। अगर बात की जाए गेंद की परिधि की तो इसकी परिधि होती है 8.81 इंच से लेकर 9 इंच तक। अगर सेंटीमीटर में पूछ लिया जाए तो इसकी जो सेंटीमीटर में परिधि होती है वो 224 mm से लेकर 229 mm तक। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 22.4 सेंटीमीटर से लेकर
22.9 सेंटीमीटर तक इसकी परिधि होती है। वहीं अगर बैट की लंबाई और चौड़ाई पूछी जाए तो इसकी लंबाई होती है 38 इंच, चौड़ाई होती है 4.25 इंच। वहीं अगर स्टंप की लंबाई पूछी जाए तो जो स्टंप की लंबाई होती है वो बैट की लंबाई से कम होती है, वो होती है 28 इंच और लगभग 72 सेंटीमीटर। अगर क्रिकेट से एक प्रश्न और बन जाता है कि जो क्रिकेट की पिच होती है, जो पिच होती है उसकी लंबाई कितनी रहती है और चौड़ाई कितनी रहती है, तो उसकी जो लंबाई रहती है वो रहती है 20.11 मीटर, या फिर कहें तो 22 गज। कितनी? 22 गज। अगर वहीं चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो 3.05 मीटर, कितनी? 3.05 मीटर होती है। कुछ महत्वपूर्ण प्लेयर्स, जैसे किस खेल में कितने प्लेयर होते हैं, जैसे आपको बताना है क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वहीं बास्केटबॉल की बात की जाए तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल की बात की जाए तो 6 खिलाड़ी होते हैं, नेटबॉल की बात की जाए तो 7 खिलाड़ी होते हैं, और बेसबॉल की बात की जाए तो एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वह रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? रामसर विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था ईरान में। अगर बात की जाए कि भारत रामसर सम्मेलन का सदस्य कब बना, तो वो बना 1982 ईस्वी में। और इसकी जो 2024 की थीम रही थी वो रही थी बैटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। क्या? ह्यूमन वेल वेलबींग, बैटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, यह 2024 की थीम रही थी। एग्जाम में पूछ ली जाती है थीम। अगर पूछा जाए कि भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं, तो वह है 80। कितनी है? 80 रामसर साइट्स हैं। पहले भारत में कितनी थी? तो पहले 75 थी, लेकिन 2024 में कुछ रामसर साइट्स को और ऐड किया गया, अब जाकर हो गई है 80। अगर पूछा जाए कि जो भारत की पहली पहली रामसर साइट कौन सी है, वो है चिल्ला झील। कौन सी? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। इसको कब जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था 1981 ईस्वी में। अगर 80 की बात की जाए तो 80 कौन सी है जिसको अभी तत्काल में ही जोड़ा गया है? वो है लोंग दुड सॉल। क्या? लोंग वुड सॉल, ये कहाँ पर है? यह तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, तो वह सुंदरबन का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो वह रेणुका जो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। वहीं रामसर साइट से एक प्रश्न और बन जाता है कि सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? वह तमिलनाडु राज्य में। कितनी है? 16 है। अगर उत्तर प्रदेश की पूछ ली जाए, उत्तर प्रदेश में कुल रामसर साइट कितनी है, तो वो है 10। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी रामसर साइट कहाँ पर स्थित है। और उत्तर प्रदेश से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर ले, और ऐसी और सारे के सारे प्रैक्टिस सेट का फटाफट रिवीजन करना है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, वह अनुच्छेद कौन से हैं? तो आर्टिकल है 14 से लेकर 18 के बीच में समानता के अधिकार को दिया गया है। पहली बात करते हैं मूल अधिकार की। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो जो मूल अधिकार है भाग इसका 3 है। कौन? भाग 3 है। अनुच्छेद की बात की जाए तो आर्टिकल इसमें 12 से लेकर 35 आते हैं। कितने? 12 से लेकर 35 आते हैं। अगर पूछा जाए कि 6 अधिकार कौन कौन से दिए गए भारतीय संविधान है,
इसमें कुल कितने अधिकारों की बात की? तो 6 अधिकार, मौलिक अधिकार 6 हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार है जो भारत की मूल भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी जो आर्टिकल है, समानता का अधिकार है, इसका आर्टिकल है 14 से 18। स्वतंत्रता के जो अधिकार है वो आते हैं 1922। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें आते हैं आर्टिकल 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो है 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है वो 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32। आप लोगों को बताना है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किन किन अनुच्छेदों के तहत जा सकते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ये जो अपना अगला प्रश्न है वह किसने कहा था डीपीएसपी तो पुण्यात्मा लोगों की है? क्या पुण्य आत्मा लोगों की पुण्य आत्मा है डीपीएसपी? इसका जवाब जानने से पहले जान लेते हैं कि डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी को हम हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में है। इसके जो आर्टिकल्स हैं, इसके जो आर्टिकल है वो 36 से लेकर 51 तक। कौन से? 36 से लेकर 51 तक। अब जैसे डीपीएसपी को पुण्यात्मा किसने कहा था? तो वो कहा था आइवर जेनिक्स ने इसको कहा था। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा था? तो वो कहा था केसी बी हिलर ने। किसने? केसी बी हिलर ने यह कथन दिया था। वहीं ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कथन दिया था? डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा कहने वाले कौन थे? ग्रेनविल ऑक्सटन। वहीं अगर पूछा जाए कि डीपीएसपी को बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है डीपीएसपी भारत के संविधान की अनूठी व्यवस्था है। क्या? अनूठी व्यवस्था है। मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है डीपीएसपी। वहीं डीपीएसपी के बारे में केटी शाह का क्या कथन रहा है? तो इन्होंने कहा है कि डीपीएसपी को संबंधित बैंक द्वारा अपनी सुविधा अनुसार दे चेक का है। क्या? अपनी सुविधा अनुसार दे चेक का है, मतलब बैंक का जब मन होगा तब वह पैसा देगा। यह इनका कथन है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो बौद्ध धर्म है इसमें कितने रत्न होते हैं? तो इसमें 3 रत्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी मनुष्य, धम्म का मतलब होता है शिक्षा और संघ का मतलब होता है संगठन। वहीं कुछ महत्वपूर्ण समितियां जो एग्जाम में पूछी जाती है, ज्यादातर एग्जाम में बौद्ध संगीति से एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी राजगृह में। किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। कब हुई थी? तो 483 बीसी में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप। और दूसरी की बात की जाए तो 383 बीसी में कालाशोक के काल में, यहाँ पर वैशाली में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सावा कामीर इसके अध्यक्ष थे। और तीसरी पूछी जाए तो 255 बीसी में इसके किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र। वही चौथी प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ? कुंडलवन जम्मू और कश्मीर में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। कौन? वसुमित्र। एग्जाम में पूछ ली जाती है तो इनको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। मिलिंदो क्या है? मिलिंदो एक पाली ग्रंथ है। क्या? एक पाली ग्रंथ है मिलिंदो। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम दिए गए? जो संघ में जीवन का नियम है वो किस में दिया गया? तो वो दिया गया विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में। जो बौद्ध धर्म है इसमें कुल कितने पिटकों की बात की गई है? इसमें कुल 3 पिटकों की बात की गई है। कौन कौन से? विनय, धम्म और सुत्त।
जो अभिधम्म होता है, मतलब जो धम्म पिटक होता है, इसमें किसके बारे में वर्णन किया है? इसमें दार्शनिक सिद्धांत है उनके बारे में वर्णन किया है। जो सुत्त पिटक है, इसमें धर्म का सिद्धांत, जो धर्म का सिद्धांत है या जो बौद्ध जी के उपदेश थे, उन सबका वर्णन इसमें किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण संगम स्थल, कुछ जैसे आपने देखा होगी गंगा, गंगा जमुना, मतलब गंगा कहाँ पर मिली, कहाँ, ये सारे जो भी महत्वपूर्ण संगम स्थल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उनको देखते हैं। जैसे रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियां आपस में मिलती हैं? तो मिलती हैं अलकनंदा और मंदाकिनी। कौन सी? अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। वहीं नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। और इसके बाद बात करें विष्णु प्रयाग में, तो विष्णु प्रयाग में कौन सी मिलती है? धौली गंगा। क्या? धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंगा की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां, आपको पता है कि सहायक नदियों से ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है यमुना, सोन, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और तमसा। अगर वही पूछा जाए कि यमुना, यमुना की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां जैसे बेतवा हो गया, क्रेन हो गया, चंबल हो गया, ये यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। आपको बताना है कि चंबल नदी है, चंबल नदी जमुना में कहाँ पर मिलती है? चंबल नदी जमुना में किस जगह या किस जिले में मिलती है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वहीं अगर बात की जाए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी के बारे में एक एक भाग और प्रचलित में रहा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? वो भी कोसी नदी है। कौन सी? कोसी नदी। ऐसे बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर, दामोदर, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को ही झारखंड का भी शोक कहा जाता है। जो पीली नदी है, पीली नदी को किसका शोक कहा जाता है? तो कहा जाता है चीन का शोक। इसी पीली नदी को ही हम हवांगो, हवांगो नदी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो घाटी क्षेत्रफल है किस नदी का सबसे ज्यादा है, जो घाटी क्षेत्रफल है वो किस नदी का सबसे ज्यादा रहा है? वो है महानदी का। किसका? महानदी का। कितना है? 1,41,589 वर्ग किलोमीटर। और ये महानदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड, इन राज्यों से होकर गुजरती है। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि ताप्ती और नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो क्या स्थित है? सतपुड़ा की श्रेणियां। जो सतपुड़ा पहाड़ है इसकी श्रेणियां स्थित हैं कि किन दो नदियों के बीच में? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में। जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो एमपी में है, अमरकंटक। एमपी के मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। वही ताप्ती नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये मुल्ताई, मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है। जो नर्मदा नदी है इसको इसको किन दो राज्यों की जीवन रेखा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात को इसकी जीवन रेखा कहा जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे माना जाता है कि या किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। किसको? एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वहीं अगर विश्व स्तर पर बात की जाए, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नॉर्मन, नॉर्मन बोरलॉग को। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। ये कहाँ गए? तो यही मैक्सिको गए। ये बाद में यूएसए में शिफ्ट हो गए थे। ये बाद में यूएसए में शिफ्ट हो गए थे। इसी के साथ बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर। जैसे भारत में पहली बार हरित क्रांति कब आई थी? तो आई थी 1966 से लेकर 67 ईस्वी में।
उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और कृषि मंत्री के बारे में पूछा जाए तो कृषि मंत्री थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम। कौन? चिदम्बरम सुब्रमण्यम उस समय तात्कालिक कृषि मंत्री थे। और इन्हीं को हरित क्रांति का राजनीतिक जनक भी कहा जाता है। इन्हीं को हरित क्रांति का राजनीतिक जनक भी कहा जाता है। वही नीली क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो अरुण कृष्णन को नीली क्रांति का जनक माना जाता है। किससे संबंधित है? तो ये मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को इसका जनक माना जाता है। झींगा उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो निरपुक तेज को स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। वहीं लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी। सिल्वर क्रांति की जननी या माता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है इंदिरा गांधी को। क्या? इंदिरा गांधी को। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो एग मार्क एक्ट है यह भारत में कब आया था? तो यह आया था 1937 ईस्वी में। यह किससे संबंधित है? तो एक कृषि से संबंधित है। यह कृषि उत्पादकों पर लगाया जाता है। क्या? कृषि उत्पादकों पर इसको लगाया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? तो जो एमएसपी का निर्धारण करता है वो करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कौन? कृषि लागत एवं कीमत आयोग इसका निर्धारण करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में इसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कृषि मूल्य आयोग। कृषि मूल्य आयोग। तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग इसका नाम कब पड़ा? तो इसका नाम पड़ा 1985 ईस्वी में। जो एमएसपी दी जाती है, एमएसपी दी जाती है कितनी फसलों पर दी जाती है? तो वो 22 फसलों पर दी जाती है। इसमें 7 अनाज हैं, 5 दालें हैं, 7 तिलहन फसलें हैं और 3 वाणिज्यिक फसलें हैं। ये वाणिज्यिक फसलें एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। जैसे आपका कपास हो गया, खोपरा हो गया और जूट हो गया। ये वाणिज्यिक फसलों में आती हैं। वहीं गन्ना, एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि गन्ना के लिए क्या दिया जाता है? तो गन्ना के लिए एमएसपी नहीं दिया जाता है। इसके लिए एफआरपी दिया जाता है। क्या? एफआरपी दिया जाता है, उचित और लाभकारी मूल्य। क्या? उचित और लाभकारी मूल्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भारत किसी वस्तु का भार, सॉरी, भारत की जगह कर लो भार। किसी वस्तु का भार होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और केंद्र पर शून्य हो जाता है। क्या? केंद्र पर शून्य हो जाता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। इसके साथ आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? तूफान को, तूफान आने की संभावना को दर्शाता है। अगर यही धीमे धीमे गिरे तो वर्षा की संभावनाएं होती है। क्या? वर्षा की संभावनाएं होती हैं। अगर यही धीमे धीमे ऊपर उठे, जैसे वर्षा हो रही है और ये धीमे धीमे ऊपर उठने लगे, तो इसका यह संकेत होता है स्वच्छ मौसम का। यह स्वच्छ मौसम का संकेत तो रहने वाला होता है। इसी शिक्षा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है क्लोरीन का। और क्लोरीन, इसके अलावा एक पाउडर भी यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो उसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। कुछ महत्वपूर्ण मिश्रित धातुएं, मतलब कौन सी धातु किन किन चीजों से मिलकर बनती है? अगर बात की जाए पीतल की, तो पीतल बनती है कॉपर और जिंक से। किससे? कॉपर और जिंक से
इसी के साथ स्टेनलेस स्टील होती है, यह किससे बनती है? क्रोमियम, निकेल और आयरन से मिलकर बनती है। जर्मन सिल्वर, जो जर्मन सिल्वर है इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें कॉपर, जिंक और निकेल पाया जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर में जो सिल्वर होती है वो कितने परसेंट पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 0%, क्योंकि इसमें सिल्वर होता ही नहीं है। वो पाया जाता है 0%, क्योंकि इसमें सिल्वर होता ही नहीं है। अगर बात की जाए कांसा, कांसा कांसा किन किन दो धातुओं से मिलकर बनता है? तो वो बनता है कॉपर और टिन। कॉपर और टिन Cu+Sn से मिलकर बनता है अपना कांसा। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार, या कहें तो सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैक्टीरिया या बैक्टीरिया या जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? वो कौन से? इम्फैक्स, हैजा और टिसनेस, ये बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग हैं। और जबकि प्रोटोजोआ से जनित रोग कौन से हैं? वो है काला ज्वार, पायरिया, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग। इसको याद करने की जो ट्रिक है, पापा काम पर सोते हैं, पापा से पायरिया, काम से काला ज्वार, पर से पेचिस, माँ से मलेरिया, सोते से निंदा रोग। इसकी ट्रिक है, आप इसको देख सकते हैं। अगर पूछा जाए जो डेंगू बुखार है ये किस प्रकार के मच्छर के काटने से होता है? तो एनोफिलीज जो मच्छर होता है, जिसे हम मादा मच्छर भी कहते हैं, के काटने से होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर मैतारी बंधन योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया था? तो वो कहां पर किया था? वो किया था छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम कौन है, यह आपको कमेंट में बताना है। और जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो क्या है, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। छत्तीसगढ़ से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, वो कौन कौन सी है? सीएम मिताली योजना, सीएम मैतारी न्याय रथ योजना, हमर सुगर लायक अभियान। हमर सुगर लायक अभियान ये कहाँ से संबंधित है? तो यह भी हमारा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बना है? किसका पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बना है? तो वो बने देवेंद्र झांझरिया। कौन? देवेंद्र झांझरिया। आपसे पूछा जाए कि पहला पहला पैरा ओलंपिक गेम कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था रोम में। कब? 1960 ईस्वी में। अगर पूछा जो राष्ट्रीय पैरा समिति है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, मांजुल मुखैटे और पांडुलिपि जो जीआई टैग मिला है यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम राज्य से संबंधित है। वहीं उड़ीसा की कुछ चीजों को जीआई टैग मिला है, जैसे काई चटनी हो गया, डोगरिया कोग साल हो गया। इन दो चीजों को जो उड़ीसा की है इनको हाल ही तत्काल में ही इनको जीआई टैग मिला है। वहीं अरुणाचल प्रदेश का आदि आदि केकिर आदि केकी क्या एक अदरक की प्रजाति है? क्या आदि केकिर एक अदरक की प्रजाति है? इसको जीआई टैग मिला है। और है बांचो शिल्प। बांचो शिल्प किस राज्य से संबंधित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश से, और इसे हाल ही में जीआई टैग से नवाजा गया है। वहीं अगर बात की त्रिपुरा रिसा, जो रिसा पोशाक है तो इसको जीआई टैग दिया गया है। वहीं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो बेसन के लड्डू हैं इनको जीआई टैग मिला है, यह कहाँ से संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या से संबंधित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के अयोध्या से संबंधित है, भगवान प्रभु राम की धरती से। वहीं पूसा कृषि मेला किस राज्य में लगाया गया था? वो चलाया गया था झारखंड राज्य में।
झारखंड से महत्वपूर्ण प्रश्न एक और है कि जो 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। वो 10,000 जो उद्घाटन केंद्र है वो कहाँ पर है, वो है हमारा झारखंड में। वहीं विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, तो वो भी झारखंड में हुआ है। आपको बताना है जो विधवा पुनर्विवाह है, इसका जनक या इसका पिता या इसकी शुरुआत करने वाला व्यक्ति किसको कहा जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई है, यदि आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी जो वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।